समझ में आया? ये क्या है? ये जो कर्व बना है वो अपने आप में क्या है? वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस की दिशा में हमेशा चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो फाइनली जब ये एनालिसिस आप और भी अलग अलग जगह पे करते हो तो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये है फाइनल केस। ठीक है, सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। तो आप सोचोगे ये क्या है, ये एरोस क्या शो कर रहे हैं? तो बच्चों है तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और उसके इर्द गिर्द पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में एरोज ही एरोज हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे बड़े प्यार से। सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खूबसूरती को या फिजिक्स की खूबसूरती को मैं बाहर निकालने का प्रयास करूंगा और आप सबके सामने बढ़िया एनिमेशन और डायग्राम्स के साथ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए। यहां पे है एक डाइपोल, इक्वल चार्जेस है, अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहां पे जो फील्ड लाइंस बन रही है पिछले बार के कंपैरिजन में ये कर्व्ड बन रही है। तो हम लोग शब्द तो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, लेकिन लाइन जो है वो लाइन तो हो ही सकता है लेकिन कर्व भी हो सकता है। तो जैसे ही मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 ऑप्शंस आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए। क्या वो स्ट्रेट लाइन है, वाकई में स्ट्रेट है, कि वो कर्व है? और ये जो कर्व है बेटा ये स्पेस में होता है, ठीक है, किसी प्लेन में नहीं होता है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, राइट? तो ये जरूरी नहीं हो कि वो प्लेन में हो, वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हो सकता है। इन सब को समझने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गणित को समझते हैं। तो ये तो बेसिकली एक विजुअल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने का, आपके सामने प्रस्तुत करने का। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के गणित को समझते हैं। अगले 1 मिनट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिकैप करते हैं और मजा लेते हैं यार फिजिक्स का। ठीक है, चालू करें। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था? अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं आपने तो आपको याद होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कितने न्यूटन प्रति कूलम, वही क्या कहलाती है? ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। समझाएं? तो एक डेमो देखो। डेमो में है एक पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर मैं एक बिंदु अंकित करता हूं, वहां पे मैं लिखता हूं P। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है Q। क्या है? Q। और वहां दूर में कितने दूरी पर? R दूरी पर जो मैंने बिंदु अंकित किया है वहां पे एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q0। तो बच्चों बताइए उस Q0 वाले टेस्ट चार्ज पर कितना कूलोम्बिक फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे सर के Q0 बाय दोनों के बीच का दूरी और उसका स्क्वायर, मतलब के Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जरा सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कितने न्यूटन्स पर कूलम, एक कूलम के लिए कितना न्यूटन, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो फोर्स का ही एक असेसमेंट है, ऐसा आप कह सकते हो, राइट? तो रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू फोर्स एट दैट डिस्टेंस, राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज, मतलब Q0। फोर्स का वैल्यू उठा के रख दो, कितना है? Q0 बाय R स्क्वायर। बात समझ में आया? डिवाइडेड बाय क्या है भाई? Q0 है। तो आप देखोगे Q0 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r, उसके लिए फॉर्मूला बन के आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट एनी डिस्टेंस r? KQ बाय R स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कितना है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सिर्फ यूनिट चार्ज के लिए आपको फोर्स बता देगी। अगर आप अज्यूम करेंगे कि वहां पे एक यूनिट चार्ज रखा है, मतलब 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता देगा कि भाई वहां पे फोर्स कितना लग सकता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल वर्जन है। बात समझ में आया? यही था पहला आर्टिकल, द मैथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा और घुसे के अंदर, लेट अस डिग डीपर। तो एक काम करते हैं बच्चों, फिर से एक पॉजिटिव चार्ज मैं बनाता हूं, देखा, और हम 3 बिंदु अंकित करते हैं। पहला जो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, दूसरा पॉइंट एट अ डिस्टेंस R2, तीसरा पॉइंट एट अ डिस्टेंस R3। ठीक है, थोड़ा मेरे को सोच के बताओ आप लोग, कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी? ठीक, R1, R2, R3। ठीक है, R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, यही हो रहा है। ठीक है, आपको यह बताना है कि कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर तीव्रता, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। सोच पाए?
चलो मैं बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे लिखते हैं आप उसको, KQ/R²। K और Q हो गए फिक्स। किस चीज को आप वेरी कर सकते हैं, डिस्टेंस R को वेरी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अलग अलग पॉइंट पे एनालाइज कर सकते हैं उसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप R² के साथ कैसा है आप ये देखिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहां पे इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है, मतलब R का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, R का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है। कुछ ऐसी बात है, आप इस पॉइंट को जितना दूर लेके जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता उतनी घटती जाएगी, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। बिल्कुल यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3। हो गया रिकैप। मेरे ख्याल में हम लोग काफी कुछ अब बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के गणित के बारे में। अब गणित को पीछे छोड़ते हैं और विजुअलाइजेशन की दुनिया में आते हैं, मैप्स की दुनिया में आते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस की दुनिया में आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप सोच रहे होंगे सर ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है इस बारे में तो बताया ही नहीं। सर ने तो रिकैप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविकता में क्या होता है तो जरा ध्यान से एक दो नजरिए हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। लेट मी पुट अप 2 पर्सपेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन वर्क आउट फ्रॉम इट। पहला, हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अकेला अलग थलग बेचारा पड़ा हुआ है, द स्पेस अराउंड एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी फिल्ड with arrows or lines, right? फिर से सुनिए, the space around a positive isolated charge can be assumed to be filled with lines and those lines are what you call as electric field lines. कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल क्रिएट होगा, होना भी चाहिए। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा तो फिजिक्स कैसे समझोगे। एक बार फिर से, किसी भी चार्ज्ड बॉडी के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है उस स्पेस में हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारी लाइनें हैं और उन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। भाई इससे इतना तो समझ में आता है कि वो जो लाइनें हैं वो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अगर वो एक वेक्टर है तो उसके पास है मैग्नीट्यूड और उसके पास है डायरेक्शन। हल्का फुल्का अगर इस चैप्टर को आप पढ़े होगे ना मेरे वीडियो देखने से पहले, तो इतना तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर टैंजेंट खींचोगे तो वो डायरेक्शन बताता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बिल्कुल दे सकता है, उसमें आखिरी में चर्चा करेंगे। पहले तो इसके पैटर्न और गणित को समझते हैं। ठीक है, गणित तो हम समझ चुके हैं, अभी तो हम लोग बिल्कुल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, what we assume is a positive charge and the space around that positive charge it filled with some lines. Those lines are referred to as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई लिखो इसको, लिखो, समझ में आया, लिखो। We assume that the space around an isolated positive charge or an isolated negative charge is filled with some lines and those lines are known as electric field lines, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है आइसोलेटेड चार्जेस की हो सकता है प्लस माइनस के लिए भी हो सकता है प्लस प्लस के भी हो सकता है माइनस माइनस के लिए भी हो, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस हो सकता है। तो उसके इर्द गिर्द जो स्पेस है हम मानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भरा है। कर्व भी हो सकता है ना वो। अच्छा, इतना तो समझ गए। एक और तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक जरिया है, एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर अ मीन्स और अ वे और अ टूल, ऐसा कह लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर अ टूल बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन मैप पिक्टोरियली और वी कैन सी विजुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। इसको भी नोट करो। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इट इज अ टूल टू मैप द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। एक टूल है जिसके जरिए भाई जो चार्जेस हैं उनके इर्द गिर्द कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता होगा, इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, ये सब तो समझ गए। एक और चीज जो आप देखोगे पुस्तकों में लिखी रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं पे भी बिंदु अंकित करो और वहां पर टैंजेंट खींचो, तो वो जो टैंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो फिर से मैं आपसे पूछता हूं, क्या
इससे हमको स्ट्रेंथ के बारे में कोई कंफर्मेशन मिलती है? वेल अभी तक तो जैसा लग रहा है बिल्कुल नहीं, लेकिन मिलती है, बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान चुके हो, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, KQ/R² रहता है, आप जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है भाई? स्पेस में काल्पनिक रूप से हम लोग सोच लेते हैं कि भाई किसी भी चार्ज के अराउंड लाइन से रहती हैं पूरे स्पेस में, उन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ज्यादा बेहतर तरीके से ये लाइन बनता कैसे है, उसके लिए इस आर्टिकल पे आते हैं, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला केस रहेगा पैटर्न में बच्चों हमारा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। बड़े ध्यान से देखिए, बड़े प्यारे से मैं पूरे फिजिक्स को बाहर निकालता हूं यहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, राइट। अकेला पड़ा हुआ एक चार्ज, इसलिए उसको आइसोलेटेड हम कह रहे हैं। ध्यान से देखें, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, देखा? अच्छा, तो अभी तक तो हमें फील्ड लाइंस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कैसे बनता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये अभी आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है। तो वहां पे मैं एक बिंदु अंकित करता हूं, थोड़ी सी दूरी पे, ज्यादा दूरी पे नहीं, पॉजिटिव चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, ये। अच्छा, ये बिंदु कितने दूरी पर है? R दूरी पर है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा सर? KQ/R² आएगा। अच्छा जी, मान लो थोड़ा सा और, इतने अजम्पशंस कर रहे हैं तो थोड़ा और सही। मान लो कितना है ये? 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कितनी दूरी पर? कुछ भी दूरी है, 10 न्यूटन पर कूलम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर के लिए जो एरो बनाओगे ना, उसका जो साइज है वो शो करता है उसके मैग्नीट्यूड को। और भाई एरो तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एरो का जो साइज बनाया, मान लो 1 सेंटीमीटर का बनाया। कितना? 1 सेंटीमीटर का बनाया। अभी मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा और दूर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा और दूरी पे एक और बिंदु अंकित करता हूं, ठीक है। वहां पे क्या हो गया? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 10 न्यूटन पर कूलम हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर कितना हो जाएगा? ये 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, या जो भी कन्वर्जन होगा आप कर लेना। कहने का मतलब ये है, पहले पॉइंट पे एरो अगर इतना बड़ा था, सेकंड पॉइंट जो है थोड़ी दूरी पे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो उसका एरो छोटा हो जाएगा। और दूरी पे एक पॉइंट लगाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, एरो और छोटा हो गया। आप जितना दूर जाते जाओगे एरोस छोटे होते जा रहे हैं। उन सभी एरोस को एक सीधे लाइन से जोड़ लो, वो क्या कहलाएगा? नहीं समझे? फिर से देखो, ये सारे एरोस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता घटती जा रही है, एरो का साइज देखो। और इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोस को जब मैं एक सीधे लाइन से जोड़ता हूं, तो जो लाइन बनता है उसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस यही है, थोड़ा सा निहार लो। समझ में आ गई बात? यही था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। When all the electric field vectors are joined by a line, right? That line is an electric field line. ठीक है, तो किसी चार्ज बॉडी को अगर आप वहां रखोगे ना, तो उसी डायरेक्शन में निकल लेगा। ठीक, पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में निकलेगा, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये कहानी है। समझ में आया? थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सांस ले लो, जो कॉन्सेप्ट सीखे हो एक बार दिमाग में फिर से उसको दोहराओ, बड़ा मजा आएगा। और वीडियो खत्म होने के बाद पूरे नोट्स खुद से बनाओ, जो भी पढ़े हो, जितना आपको समझ में आया सबके नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से बनाओ। मैं तो कुछ इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करता हूँ, मैं अपना खुद का लैंग्वेज यूज करता हूँ और कुछ इस प्रकार से मैं नोट्स बनाता हूँ। जितना कैजुअल अप्रोच रहेगा नोट्स बनाने का उतना अच्छा। आप जो खुद से नोट्स बनाते हो ना, उसको पढ़ने का मजा अलग ही रहता है। और अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिल्कुल मत मांगना मुझसे कि सर वो नोट्स दे दो, मैं नहीं देने वाला, ठीक है। आपका फायदा उसमें नहीं है, आपका फायदा तब है जब आप खुद से नोट्स बनाते हो। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट्स लगाए थे। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स लगा लो, आप देखोगे वेक्टर्स फिर क्या हो रहे हैं, छोटे होते हैं। आप चाहो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या कहते हैं पॉइंट्स लगा लो, फिर देखोगे हर एक पॉइंट पर वेक्टर का साइज जो है छोटा होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी छोटा होता जा रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बहुत अलग अलग प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो सबके लिए क्या बनेगा? फील्ड लाइन बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हो
कि ये जो फील्ड लाइन है सर एक प्लेन में बना है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक प्लेन में नहीं बना है, ये किस में बना है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस में बना है। किस में बना है? 3 डायमेंशनल स्पेस में बना है। एक मिनट, थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूं आपको। इमेजिन करना पड़ेगा भाई, हर चीज को एनिमेशन में नहीं बना सकते। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि एनिमेशन और ड्राइंग्स के जरिए बता दें आपको। देखिए यहां पे एक पॉइंट है, क्या है ये पॉइंट? इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये पूरा स्पेस में, ये कैसा स्पेस है? स्फेरिकल, ऐसा ऐसा। बात समझ में आया? क्या है? इस तरफ एरोज है, ऐसा ऐसा, ऊपर आपकी तरफ मेरे तरफ क्या है? एरोज है। बात समझ में आया? तो एक बॉल है, बॉल का एक सेंटर है, और सेंटर से बॉल के सरफेस तक, मतलब अंदर के सरफेस तक क्या है? एरोज है पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस बॉल को काटेंगे ऐसा करके, जो कि उसके केंद्र से गुजर रहा है। बॉल के केंद्र मतलब बॉल के सेंटर से। काटने पर जो आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा है। ठीक है? अच्छा, फिर से बॉल वापस आ गया ना। अब इसको ऐसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे, और साइड से देखेंगे तो जो दिखाई देगा ऐसा। फिर से बॉल वापस। अब हम उसको ऐसा काटेंगे, ये ऐसा हॉरिजॉन्टली काटेंगे, और हम देखेंगे ऊपर से तो बॉल जो दिखाई देगा ऐसा। समझ में आया? तो 2 मेन पॉइंट्स हैं ये केस के बारे में, आपको मैं लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट ये है EFL, शॉर्ट में लिखेंगे भाई, बार बार बोलने की शक्ति नहीं है मेरे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, लिख लो, ओरिजिनेट, ऐसा लिखो, रुको, ऐसा लिखो। पॉजिटिव चार्ज में से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो लिखने का बेहतर तरीका मैं बता देता हूं। EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। कैसा? यहां से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगी। आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, कहां तक? अनंत तक, टिल इंफिनिटी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट फ्रॉम इट एंड आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स अंटिल इंफिनिटी या टिल इंफिनिटी, ऐसा लिख लो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? हाँ, स्फेरिकली सिमेट्रिक है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अरेंजमेंट है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। कहीं से भी देख लो दिखेगा वैसे ही। सामने से देखो, अभी काट के दिखाया ना, काट के देखे सामने से बिल्कुल ऐसे दिखता है। ऐसा काटे इधर से देखे वैसे ही दिखता है, फिर ऐसा काटे ऊपर से देखे वैसे ही दिखता है। बात समझ में आया? थोड़ा सा समय ले लिया मैंने इसको समझाने के लिए, लेकिन अगला केस आप चुटकियों में समझ जाओगे बड़े आसानी से। ठीक है? 2 पॉइंट्स हैं पॉजिटिव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स टिल इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट स्फेरिकली सिमेट्रिक। याद रहेगा? याद रखो मेरे भाई, याद रखो, एकदम दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए, और खुद से नोट्स बनाना है बिना वीडियो को देख के। हाँ जी, द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट केस इज एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं, ये रहा नेगेटिव चार्ज माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां रहेगा इस बार? टुवर्ड्स दी चार्ज रहेगा। पिछली बार पॉजिटिव था तो अवे, और इस बार नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। अच्छा यार, फिर से कहानी वही है, आप बिंदुओं को अंकित करते जाओ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं नजदीक में एक पॉइंट लगा लेता हूं, माइनस के ना, थोड़ा नजदीक में। तो उसके लिए मान लो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बना। ठीक? और दूर में पॉइंट लगाऊंगा तो थोड़ा वेक्टर की साइज छोटी हो जाएगी, और दूर में पॉइंट लगाऊंगा तो वेक्टर की साइज और छोटी हो जाएगी। तो जितना दूर आप पॉइंट लगाते जाओगे एक ही लाइन के अलाउ, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका साइज घटते जाएगा। और जब इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को आप सीध में जोड़ देते हो तो जो लाइन बनती है उसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखिए कितने अलग अलग तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बता दिया। तो हमने इस डायरेक्शन में लिया, अब इस डायरेक्शन में पॉइंट लगाओ, फिर से साइजेस घटते जाएंगे। एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है। बात समझ में आई? ठीक है? तो पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? रेडियली इनवर्ड्स। ये मैंने शब्द पहले भी यूज किया ना, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। उसके पीछे की कहानी आज आपको समझ में आई कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेक्टर्स अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। सारे वेक्टर्स को जब आप जोड़ लोगे तो जो लाइन बनती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी रहेगी? रेडियली इनवर्ड्स रहेगी। बात समझ में आया? तो 2 चीजें नोट करेंगे बच्चों इसके बारे में। सबसे पहला तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स,
कहाँ से? पिछली बार क्या था? इन्फिनिटी तक, इस बार इन्फिनिटी से। फिर से EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स फ्रॉम अनंत दैट इज इन्फिनिटी। समझ में आई बात? दूसरा एक और लिख लो यार, वो जो काट काट के बताया था ना पिछली बार, सेम यहां पे भी होगा। कैसा रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? स्फेरिकली सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने, जरा देखो शूट हो रहा है कि नहीं है बरोबर? हाँ, हो तो रहा है। ऐसा बताएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिंदगी में नहीं भूलोगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर कुछ अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको। न्यूमेरिकल्स क्या को बोल लो, वो तो प्लॉटिंग रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ऐसे केसेस पढ़ोगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। 2 केसेस कर लिए। पैटर्न में वैसे 4 केसेस हैं, तीसरा केस आपको बताता हूं। तीसरा केस है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसको हम कहते हैं 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखो क्या है, एक प्लस और एक क्या है, माइनस। दोनों के बीच में कुछ दूरी है। जाहिर सी बात है, ये कौन सी व्यवस्था है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की व्यवस्था है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा हम कहते हैं। हाँ जी, चलो अगला केस बताएं। इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। कैसे बताएं, कैसे बताएं? बोर्ड में बताएं कि एनिमेशन में? चलो एनिमेशन ही बताते हैं आपको। तो एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अच्छा, प्लस में जो चार्ज है वो 1 है, ऐसा कह लो। प्लस पे Q1 है और माइनस पे Q2 है। हालांकि Q1 बराबर Q2 है, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अच्छा, तो मेरा ना मन कर रहा है कि मैं बोर्ड में एक बिंदु अंकित करूं, और वह बिंदु की दूरी जो है प्लस से कम है और माइनस से ज्यादा है। ठीक है, एक पॉइंट हम लगाते हैं और उस पॉइंट का डिस्टेंस प्लस से कम है और माइनस से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अच्छा, तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप होता है। जितना दूर जाओगे या डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम रहेगा। तो जिसका डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए आगे का आकलन विश्लेषण हम करते हैं। लेट्स डू दैट। हाँ भाई, क्या था? प्लस माइनस, और हमने एक दूरी पर एक बिंदु अंकित कर लिया। ठीक है, अब देखो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? रेडियली आउटवर्ड्स, तो उस पॉइंट को चीरते हुए उस तरफ जाएगा। अच्छा, और माइनस पे पता नहीं, रुको रुको रुको, यहां पे माइनस है। ठीक है, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आएगा, माइनस के तरफ आएगा। तो 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सुन लो ध्यान से, 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या रहेगा? E1, मतलब Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा रेडियली आउटवर्ड्स E1, देखा। Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा रेडियली इनवर्ड्स E2। अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, देखो मैंने E1 वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाया है, E2 छोटा बनाया है। क्यों? बोलो बोलो बोलो। E1 वाला वेक्टर बड़ा और E2 वाला छोटा क्यों? हाँ, सही पकड़े। अब बताते हैं क्यों। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड कम, उसका मैग्नीट्यूड कम तो उसका वेक्टर का साइज भी छोटा। जिसका डिस्टेंस कम, किसका डिस्टेंस कम? वो जो पॉइंट लगाया मैंने उसका प्लस वाले से डिस्टेंस कम है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, मतलब E1 ज्यादा रहेगा। E1 वेक्टर को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए। ठीक है, अब E1 और E2 तो लग गया बच्चों वहां पर कोई भी एक पॉइंट पर। अब उन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना कर लिए। ओके, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे बड़े प्यार से समझते जाएंगे। अब एक काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया है उसका केंद्र बिंदु से कुछ ऊपर एक बिंदु अंकित करते हैं। मतलब डाइपोल के सेंटर से थोड़ा इसेंट्रिक ऊपर की तरफ हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं। लगा लिए? हाँ जी। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस जितना प्लस से है उतना ही माइनस से है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा सेम रहेगा। ये E1 का जो एरो का साइज रहेगा और E2 का जो एरो का साइज रहेगा, दोनों सेम रहेगा। और दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे बिल्कुल कैसा आएगा? ऐसा आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल आएगा। बात समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। एक और पॉइंट लगाने का मेरा मन कर रहा है बच्चों, कर लेते हैं पूरा अच्छे से एनालिसिस। अब ये जो पॉइंट है ना वो Q2 के नजदीक है और लेकिन Q1 से बहुत दूरी पर है। तो इस बार तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि इस बार कौन सा वेक्टर छोटा होने वाला है।
इस बार क्या होगा, E1 जो है वो छोटा हो जाएगा और कौन बड़ा हो जाएगा, E2 बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ ऐसा होगा। समझ रहे हो कहानी को? अब देखो ये जो इनिशियल वेक्टर्स थे ना उनको मैं हटा रहा हूं, है ना, दोनों ये सारे वेक्टर्स, सिर्फ हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर्स को रखते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने तो 3 पॉइंट्स के लिए किया, आप चाहो तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स के लिए कर सकते हो, सबके रिजल्टेंट आ जाएंगे। अभी तक हम जानते थे, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि भाई कुछ कर्व होता है और कर्व पे हम लोग टैंजेंट डालते हैं। इस बार उल्टा काम करना है। सोना मैंने क्या कहा? अभी तक क्या पढ़ते आए हो? अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि कोई कर्व है और उस कर्व पे किसी भी बिंदु पर आप एक टैंजेंट बनाते हो। इस बार उल्टा करेंगे, टैंजेंट है बहुत सारे, ऐसा ऐसा ऐसा, और टैंजेंट को मानते हुए हम क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, समझ में आया? ये क्या है, ये जो कर्व बना है वो अपने आप में क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस की दिशा में हमेशा चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो फाइनली जब ये एनालिसिस आप और भी अलग अलग जगह पे करते हो तो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये है फाइनल केस, ठीक है। बीच में देखो, इधर प्लस और इधर माइनस, बीच में क्या हो रहा है, लगभग स्ट्रेट है वो, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे तो थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ा सा कर्व बनने लगी, बीच में तो काफी कुछ स्ट्रेट ही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच करने का। माइकल फैराडे ने इसके बारे में सोचा था, और कौन से ईयर की बात है ये तो मुझे याद नहीं, एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। फैराडे की कल्पना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअलाइजेशन। उन्होंने इसको नाम दिया था लाइन्स ऑफ फोर्स। तो थोड़ा सा नाम मिसलीडिंग है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो नहीं होते तो आज मैं ये सब चीजों को आपको नहीं पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैप करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज रिप्रेजेंट करने का, बहुत शानदार तरीका है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये सब था। एक और चीज, एक पॉइंट इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा आपको, नोट कर लो। हालांकि खैर प्रॉपर्टीज में तो हम लोग देखेंगे, इस पूरे का पैटर्न का जो निचोड़ है ना वो प्रॉपर्टीज में बताएंगे आपको। एक चीज अभी मुझे बता देनी चाहिए, यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं, देखो अगर मैं प्लस को माइनस एक स्ट्रेट लाइन से अगर कनेक्ट करूं तो आप देखोगे यहां पे अच्छा जमावड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, प्लस से माइनस की दिशा में, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लॉन्जिट्यूडनली। इसको क्या बोलोगे आप, ये डायरेक्शन को क्या बोलोगे, लॉन्जिट्यूडनल। ऐसा डायरेक्शन होगा तो क्या बोलोगे, लेटरल। तो लॉन्जिट्यूडनली कंट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, फिर से प्लस और माइनस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्जिट्यूडनली कंट्रैक्ट हो रही है। लिख लेना जब नोट्स बनाओगे, लेकिन नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तभी समझ में आता है कितना पढ़ाई किए हैं, कितना घुसा है दिमाग में। खुद से अकेले बैठोगे ना नोट्स बनाने, तब समझ में आएगा कितनी चीजें आप रिटेन कर पाते हो सकता है वीडियो को फिर से देखना पड़े। अच्छा सर ये तो हो गया तीनों केसेस, चौथा केस बताइए। चौथा केस है ये, क्या है ये, क्या लिखा है मैंने हेडिंग, एक मिनट मैं भी खुद भी देख लेता हूं यार। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव के लिए भी सेम केस रहेगा, एरोस चेंज कर देना। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो बच्चों ये केस शानदार है। देखिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, प्लस प्लस। तो मेरा मन कर रहा है एक बिंदु अंकित करने का, तो ये रहा, ठीक है। तो Q1 और Q2 दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। Q1 के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक है। दोनों का क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा। बात समझ में आया, रिजल्टेंट बना। अच्छा एक और पॉइंट के लिए करें, अच्छा कुछ थोड़ा सा और दूरी पे एक और बिंदु लगाते हैं हम लोग, Q1 के कारण Q2 के कारण। बात समझ में आया, दोनों डायरेक्टेड अवे रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी कुछ बनेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप बना लो, ठीक। तो आप सिर्फ रिजल्टेंट को देखो, रिजल्टेंट क्या है, टेंजेंट है, और उसको टेंजेंट मानते हुए हमें क्या बनाना है, अब उस पर एक कर्व बनाना है। तो जब कर्व बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, प्यारा सा कर्व, ठीक है। तो ये एनालिसिस आप क्या कर सकते हो, यही एनालिसिस को पूरे स्पेस में एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, और फाइनली जो पूरा अरेंजमेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये दिख रहा है, ये स्पेस अराउंड a configuration of charge, that is a positive and a positive arrangement of charge, is filled up with some beautiful lines which convey some beautiful information about electric field, and those lines
आर व्हाट यू कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है कहानी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बड़ी मेहनत है भाई ये सब। एक चीज याद रखना, जैसे पिछली बार स्फेरिकली सिमेट्रिक बताया था ना आपको, आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव के केस में, यहां पे रहेगा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ऐसा मान लो कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है एक सिलेंडर के अंदर बंद है, ठीक है? उस सिलेंडर को ऐसा करो और देखो तब भी वैसे दिखेगा, ऐसा करो देखो तब भी वैसे दिखेगा। या आप ऐसा समझ जाओ, उस पूरे सिलेंडर को आप ऐसा कट कर दो और सामने से देखो, ये दिखेगा। ऐसा कट कर दो और ऊपर से देखो, ये दिखेगा। तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। समझ में आया? जो पिछला केस हम लोगों ने देखा डाइपोल का, वो भी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक था। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सा सेशन को और आगे बढ़ाए तो काफी कुछ पढ़ाई कर ली यार हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथ देख लिया, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लिया, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लिया हम लोगों ने, 4 केसेस देखे।